नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। तो सभी लोग तैयार हैं इस महा मैराथन की क्लास के लिए, तो फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और हम लोग करते हैं शुरुआत। तो जितने हमारे प्यारे विद्यार्थी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है बच्चों, ये महा मैराथन की क्लास, जिसमें हम प्रतिदिन महा मैराथन में 80 प्रश्न एमसीक्यूज कराते हैं। ओके, शाम 4 बजे पर डे होता है हमारी क्लास। ओके, तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू किया जाए। सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंच पाए, जितने आपके हित दोस्त हों, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि समय कम है और तैयारी जोर शोर से करना पड़ेगा। और सारे काम छोड़कर पहले प्राथमिकता आप अपनी तैयारी को दीजिए। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि रुथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है। रुथ बेनेडिक्ट का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? संस्कृति तत्व के साथ, या संस्कृति संकुल के साथ, या सांस्कृतिक प्रतिमान के साथ, या सांस्कृतिक विलंबना के साथ। तो रुथ बेनेडिक्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो रुथ बेनेडिक्ट का नाम सांस्कृतिक प्रतिमान के साथ जुड़ा है। ओके, किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है? रुथ बेनेडिक्ट का। ओके, तो सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रतिमान। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि उपभोग के समाज शास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके आपको आंसर देना है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि उपभोग के समाज के बारे में इसमें से जितने कथन, 5 कथन दिए जा रहे हैं, कौन कौन से सही हैं उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में। तो अगर हम देखें बच्चों, भौतिक संस्कृति पर बल देता है उपभोग का समाजशास्त्र, ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए सही है। जन संस्कृति पर बल देता है, ये भी सही है। ओके, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नया उपागम है। और डी में कहा जा रहा है अधिकांशतः पूंजीवाद समाजों में इसका उद्भव होता है, तो बिल्कुल सही उद्भव होता है बच्चों पूंजीवादी समाजों में। और ई में कहा जा रहा है कि असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नया उपागम है। तो अब यहाँ बताइए कौन कौन से सही हो रहे हैं बच्चों। हमारे हिसाब से तो ए सही हो रहा है, बी सही हो रहा है, डी सही हो रहा है और ई सही हो रहा है, सी नहीं सही है। ओके, उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में तो सही विकल्प का अगर हम चुनाव करते हैं तो आपका ए बी डी ई, करेक्ट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। सभी प्यारे विद्यार्थियों ने आंसर बी दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। बृहद प्रभाव पड़ सकता है। किसने पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपर्युक्त धारणा का उपयोग किया है? इस धारणा का उपयोग किसने किया अपने पूंजीवाद के विकास के अध्ययन में? क्या वह इमाइल दुर्खिम है, या फिर कार्ल मार्क्स हैं, या वी मैलोस्की हैं, या फिर मैक्स वेबर हैं? तो बच्चों इस धारणा का उपयोग किया है अपने अध्ययन में मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर डी होगा। मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन में इस धारणा का उपयोग किया है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सूची सुमेलित करना है, तो आइए देखते हैं मिथ्या अंतश्चेतना की अवधारणा किसकी है? मिथ्या अंतश्चेतना की अवधारणा किसकी है? ये कार्ल मार्क्स की है। यहाँ सेकंड नंबर होगा। जादू किससे संबंधित है? जादू की अवधारणा किससे है? तो वी मैलोस्की से बच्चों। फर्स्ट नंबर होगा। विवेक सम्मत कार्य की अवधारणा किसकी है? विवेक सम्मत कार्य तो मैक्स वेबर से संबंधित है यह अवधारणा, यानी फोर्थ नंबर होगा। नैतिक समुदाय की अवधारणा किसने दिया है? यह इमाइल दुर्खिम ने दिया है, यानी थर्ड नंबर यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह
2 1 यहाँ मिलाती हूँ, 2 1 4 और 3, हाँ 2 1 1 4 और 3। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा। बी में सही सुमेलित बच्चों केवल थोड़ी सा एक मेथड में मिल जाने की वजह से नहीं स्पष्ट हो रहा है। देखिए मैंने कामा लगा के सबको अलग कर दिया। ओके, हाँ, तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी सूची सुमेलित करना है फर्स्ट से सेकंड में। तो अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेज, लॉ ऑफ 3 स्टेजेज से किससे संबंधित है? यह अगस्ट कॉम्ट से संबंधित है, यानी 3rd नंबर हो जाएगा। ऑर्गेनिक एनालॉजी किससे संबंधित है? यह बच्चों ऑर्गेनिक एनालॉजी है हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है, यहाँ 4th नंबर होगा। डिवीजन ऑफ लेयर दुर्खीम से संबंधित है, 2nd नंबर हो जाएगा। प्रिमिटिव कल्चर बच्चों टाइबी टाइलर से संबंधित है, यहाँ 1st नंबर होगा, यहाँ 1st नंबर होगा। इसमें बच्चों तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला करेक्ट आंसर आपका यहाँ बी होगा। ओके, बी इज द राइट आंसर। हाँ, बी आपका, सॉरी बच्चों ए होगा, ए सॉरी हमको बी निकल गया मुझसे, ए होगा। ओके, ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कौन संरचनात्मक प्रकारवादियों की आलोचना करते हैं और अपने दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तनवादी सूक्ष्म समाजशास्त्र में निरूपित करते हैं। कौन करता है बच्चों, कौन निरूपित करता है? एल कोजर निरूपित करता है, या फिर आर कॉलिंस, या इरविंग गॉफमैन, या रॉल्फ डेरेंडर? कौन निरूपित करता है सूक्ष्म समाजशास्त्र के रूप में? यह आर कॉलिंस निरूपित करते हैं। आर कॉलिंस इज द राइट आंसर। वेरी गुड, आर कॉलिंस निरूपित करता है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, या फ्रांस में, या इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में? बताइए बच्चों, अगर यहाँ ध्यान देने की बात है कि हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड में हुआ है और स्थान का नाम है डर्बी, इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर हुआ, डर्बी नामक स्थान पर हुआ। ओके, इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ है। डर्बी इसलिए मैंने बता दिया, कभी कभी देश का नाम के साथ स्थान का भी नाम दे देता है, किस स्थान पर हुआ है, इसको भी आप याद रखना। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से समाजशास्त्र के विषय में कौन सा सही नहीं बच्चों? समाज शास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है, ये तो मुझे नहीं मालूम। समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। सी में कहा जा रहा है कौन सही नहीं, यानी कौन गलत, आपको यह बताना है। सी में कहा जा रहा है समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते हैं। डी में कहा जा रहा है समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। तो कौन सा सही नहीं है बच्चों? ये कल्पनात्मक विचार को शामिल करते हैं, ऐसा नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यही सही नहीं है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। समाज शास्त्र के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित किया बच्चों? अगस्ट कॉम्ट ने, या इमाइल दुर्खीम ने, या मैक्स वेबर ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा को मैक्स वेबर ने अपने पद्धति शास्त्र में प्रयोग किया है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर, मैक्स वेबर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से कांट के विज्ञानों का वर्गीकरण का सही वर्गीकरण क्या है? सही क्रम से, सही क्रम क्या है बच्चों? तो जितने विकल्प दिए उस हिसाब से हमको क्रम लगाना होगा, उस तरह तो गणित शास्त्र शुरू होता पहले। ओके, तो पहले आएगा खगोल शास्त्र। ओके, खगोल शास्त्र, फिर आएगा आपका भौतिक शास्त्र,
यानी फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। फिर आपका आ जाएगा रसायन शास्त्र थर्ड नंबर पर। फिर आपका आ जाएगा जीव विज्ञान चौथे नंबर पर। लास्ट में समाजशास्त्र पांचवें नंबर पर हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट, हाँ, खगोल शास्त्र, फिर हो गया भौतिक शास्त्र, फिर हो गया रसायन शास्त्र, फिर हो गया जीव विज्ञान, लास्ट में हो गया समाजशास्त्र। ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने विकसित की है? स्वतः स्फूर्त, जिसे सुई जनरिस भी कहा जाता है, यह सुई जनरिस यानी स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दिया? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, अगस्ट कॉम्ट या विल्फ्रेड पेरेटो? बच्चों, स्वतः स्फूर्त की अवधारणा जिसे सुई जनरिस के नाम से भी जाना जाता है, वह अवधारणा दिया है इमाइल दुर्खिम ने। इमाइल दुर्खिम इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोजर ने संघर्ष के दो प्रकारों के मध्य विभेद किया है, तो निम्नलिखित में से सही की पहचान करिए। वास्तविक एवं मिथकीय रूप में, या यथार्थ एवं काल्पनिक रूप में, या वैयक्तिक एवं अवैयक्तिक रूप में, या वास्तविक एवं अवास्तविक रूप में? किसके मध्य दो प्रकार के रूप में कोजर ने संघर्ष को विभेदित किया है बच्चों? तो यह है इनका वास्तविक और अवैयक्तिक है। ओके, अवास्तविक और अवास्तविक है। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा, वास्तविक और अवास्तविक है। डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां सुमेलित करना है सूची बच्चों। शक्ति अभिजन की अवधारणा किसकी है? शक्ति अभिजन की अवधारणा सी राइट मिल्स की है। किसकी है? सी राइट मिल्स की है, थर्ड नंबर होगा। शासक अभिजन की अवधारणा किसकी है? शासक अभिजन, तो ये बच्चों है विल्फ्रेड पेरेटो की है, फर्स्ट नंबर होगा। शासक वर्ग की अवधारणा किसने दिया है? ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। और प्रतिषेधन समूह की अवधारणा ये रिजमैन की है। रिजमैन यानी यहाँ सेकेंड नंबर होगा और यहाँ फोर्थ नंबर होगा। ओके, 3 1 2 4, सी इज द राइट आंसर। यहाँ करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाँ, सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? तो किस समाजशास्त्री ने अपने भाषाई दृष्टिकोण से इस तरह खंडन किया? ए ग्रामसी ने, या गेराल्ड एवं कोहन ने, या जॉन एल्स्टर ने, या जॉन रोमेर ने? बच्चों, ये खंडन किया है ग्रामसी ने। ग्रामसी इज द राइट आंसर। ग्रामसी ने यह खंडन किया है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां भी सूची सुमेलित करना है। एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ समाजशास्त्री है। तो सर्वहारा वर्ग की अवधारणा किसने दिया है? सर्वहारा वर्ग की अवधारणा किसकी है? यह है कार्ल मार्क्स की। किसकी? कार्ल मार्क्स की है, यहाँ थर्ड नंबर होगा। पूंजीवाद की विचारधारा की अवधारणा किसकी है? यह मैक्स वेबर की है, यहाँ फोर्थ नंबर हो जाएगा। श्रम का विभाजन इमाइल दुर्खिम का है, यहाँ सेकेंड नंबर होगा। आदान प्रदान यानी जजमानी व्यवस्था कौन करता है? तो WH वाइजर करता है, यहाँ फर्स्ट नंबर होगा। तो अब बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 3 4 2 1, सी इज द राइट आंसर। यहाँ करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि मानक विचलन है। मानक विचलन क्या है? बार बार रिपीट हुआ है मानक विचलन, टॉपिक भी मैंने पढ़ाया बच्चों तथ्य सहित। मानक विचलन क्या है? व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है, या बदलाव का वर्ग है मानक विचलन, या औसत विचलन का वर्ग है मानक विचलन, या औसत विचलन का वर्गमूल है मानक विचलन। मानक विचलन क्या है बच्चों? मानक विचलन व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है। ओके, यहाँ आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानक विचलन किसका माप करता है? मानक विचलन
किसका माप करता है बच्चों? बहुलक के इर्द गिर्द प्रकीर्णन का, या माध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन का, या बहुलक और माध्य दोनों के इर्द गिर्द प्रकीर्णन का, या माध्यिका और बहुलक इस दोनों के इर्द गिर्द प्रकीर्णन का। मानक विचलन किसका माप करता है बच्चों? यह माध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन का माप करता है मानक विचलन। ओके, तो बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानक विचलन माध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन का माप करता है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर हुई? ग्रामीण समाजशास्त्र के फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी? तो ग्रामीण समाजशास्त्र की बात यहाँ कही जा रही है, तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति बच्चों अमेरिका में होती। कहाँ होती है? अमेरिका, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य क्या है? अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य क्या होता है? परिकल्पना का विकास करना, या परिकल्पना की जांच करना, या कारण व संबंध स्थापित करना, या सिद्धांत की जांच करना। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य होता है परिकल्पना का विकास करना। ओके, परिकल्पना का विकास इज द राइट आंसर, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ ए होगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन करना, या जनसंख्या का विस्तृत कवरेज करना, या सिद्धांत का परीक्षण करना, या कार्य कारण संबंध स्थापित करना। सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है बच्चों? अगर यहाँ देखा जाए, समझने की बात है, तो जनसंख्या का विस्तृत कवरेज करना, यानी हम सर्वे करते हैं ना, तो जनसंख्या के बीच ही जाकर करते सर्वे ने, ये वही है, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज करना सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें सिद्धांत निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों के जांच से ही जनित है, यह निम्न रूप में कौन है? इस निम्न रूप में कौन सा सिद्धांत शामिल होता है? तर्क संगत सिद्धांत, या प्रति मामला विश्लेषण सिद्धांत, या निरंतर तुलनात्मक पद्धति, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो ये शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण की बात हो रही निगमनात्मक रूप में, तो यह तर्क संगत सिद्धांत बच्चों शामिल होगा इसमें। ओके, तर्क संगत सिद्धांत, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ ये हो जाएगा, तर्क संगत सिद्धांत। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका होती है? किस विधि में? साक्षात्कार विधि में, या प्रश्नावली विधि में, या सहभागी प्रेक्षण विधि में, या फिर केवल प्रेक्षण विधि में? प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका होती है? तो यह बच्चों यहाँ क्या आशंका होती है? कहाँ तीव्रता को गंवाने की आशंका होती है? सहभागी प्रेक्षण विधि में बच्चों ऐसी शंका होती है। ओके, ऐसी आशंका सहभागी प्रेक्षण विधि में होती है। ओके, तो सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहभागी प्रेक्षण विधि। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी? प्राचीन ग्रीस के द्वारा, या प्राचीन मिस्र द्वारा, या प्राचीन पुर्तगाल द्वारा, या प्राचीन रोम द्वारा। निगमनात्मक तार्किकता सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये बच्चों प्राचीन ग्रीस के द्वारा प्रचलित थी, विकसित की गई थी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं, नए क्षेत्रों में वह क्या कहलाते हैं? विवरणात्मक अध्ययन, या उपकल्पनात्मक अध्ययन, या अन्वेषणात्मक अध्ययन, या निदानकारी अध्ययन?
बच्चों जो अध्ययन नए क्षेत्रों में किए जाते हैं वे अन्वेषणात्मक अध्ययन कहलाते हैं। कैसा अध्ययन है? अन्वेषणात्मक अध्ययन। इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ वस्तुओं को देखना है उद्देश्य के साथ या अनेक उद्देश्यों के साथ या बिना उद्देश्य के या महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ वस्तुओं को देखना है उद्देश्य के साथ या अनेक उद्देश्य के साथ। बच्चों उद्देश्य के साथ देखना होता है। ओके, कोई अपना उद्देश्य, जब वैज्ञानिक अवलोकन होता है तो उसका अर्थ जो वस्तुओं को देखना होता है किसी उद्देश्य के साथ, वैज्ञानिक अवलोकन के उद्देश्य के साथ होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखती है? क्या वह सहभागी अवलोकन है या प्रश्नावली है या साक्षात्कार है या अंतर वस्तु विश्लेषण? बच्चों यह है सामान्य और स्वाभाविक परिस्थिति में जिसको देखा जाता है वह है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन के रूप में इसे देखा जाता है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अवलोकन की विशेषताएं हैं। अवलोकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? गैर अनुभवजन्य अध्ययन या वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि, निष्पक्षता, कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो अवलोकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बच्चों अगर देखा जाए तो इसमें से वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि और निष्पक्षता ये तीनों शामिल है, यानी BCD करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में कौन एक वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण है? इसमें से वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण कौन है? गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन या इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि या सभी? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का गुण कौन सा होगा बच्चों? तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सभी शामिल है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा आपका। यह सभी सम्मिलित है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संघ के 3 स्तंभ कौन से होते हैं? संघ के 3 स्तंभ कौन से हैं? परिवार, जाति पद्धति और ग्राम समुदाय। बताइए। तो संघ के 3 स्तंभ जो बताए गए हैं वह है परिवार, जाति पद्धति और ग्राम समुदाय है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि गैसेलशाफ्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? गैसेलशाफ्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? समाज, समुदाय या सामाजिक समूह या संस्था। गैसेलशाफ्ट का ध्यान रखना बच्चों। तो गैसेलशाफ्ट का मतलब होता है समाज और गेमेनशाफ्ट का मतलब होता है समुदाय, इसलिए गैसेलशाफ्ट अगर यहाँ पूछा गया है तो समाज इसका अर्थ होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ITDP इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस या इंटरनेशनल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस या इंडियन ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान। तो बच्चों ITDP का मतलब यानी फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा। प्रोग्राम होगा, प्रोग्रेस प्लान नहीं होता बच्चों ITDP की। ओके, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका मतलब होता है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? घरेलू हिंसा का रूप कौन नहीं है? दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण या पत्नी की पिटाई। तो घरेलू हिंसा की बात अगर यहाँ हो रही है तो अपहरण जो बच्चों है घरेलू हिंसा में नहीं होता। ओके, दहेज मृत्यु, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई ये सब घरेलू हिंसा है। अपहरण बच्चों घरेलू हिंसा नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का क्या 1990 में हुआ था या 1991 या 1992 या 1993? बच्चों ये 1992 में हुआ था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन। ओके,
1992 यानी 1992 में। सी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गरीबी का कारण है, गरीबी का क्या कारण हो सकता है? अशिक्षा तो होता है, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, बच्चों सभी बेरोजगारी के कारण है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कारण है गरीबी के। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विखंडन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? विखंडनवाद, यह सिद्धांत किसका है? लेवटार्ड का, या एम फुको का, या जैक्स दरिदा का, या पीटर बर्जर का? विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये जैक्स दरिदा द्वारा दिया गया है। सी इज द राइट आंसर, जैक्स दरिदा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोस्टल स्कूल का जनक कौन था? बोस्टल स्कूल का जनक कौन है? संपूर्णानंद, या सदरलैंड, या एल्विन रेगलिस ब्राइस, या हाइकरवाल? तो बोस्टल स्कूल का जनक के रूप में जिसको जाना जाता है बच्चों, वह है एल्विन रेगलिस ब्राइस। एल्विन रेगलिस ब्राइस है बोस्टल स्कूल के जनक के रूप में। किसको जाना जाता है? तो एल्विन रेगलिस ब्राइस को जाना जाता है, इसलिए सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अपराधी उपसंस्कृति जड़ जमाती है कहाँ? उच्च वर्ग संस्कृति में, या उच्च मध्य वर्ग संस्कृति में, या श्रमिक वर्ग संस्कृति में, या मध्य वर्ग संस्कृति में? अपराधी उपसंस्कृति जड़ जमाती है, किस में जड़ जमाती है बच्चों? तो अपराधी उपसंस्कृति श्रमिक वर्ग में अपनी जड़ जमाती है। ओके, श्रमिक वर्ग में अपनी जड़ जमाती है, इसलिए सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। उन सामाजिक प्रक्रियाओं की पहचान कीजिए जो सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से संबद्ध है। तो वह सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी बच्चों? जो सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से संबद्ध होगी। औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, अंतःपीढ़ीगत संचालन और अंतरपीढ़ीगत संचालन। कौन कौन इसमें से इससे संबद्ध है बच्चों? इसमें अगर देखा जाए तो औद्योगिकरण भी सम्मिलित है, संबद्ध है बच्चों। औद्योगिकरण, आपका आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण। ओके, संस्कृतिकरण, अंतःपीढ़ीगत ये सब नहीं सम्मिलित है। ओके, तो यहाँ पहला, तीसरा और चौथा बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। यही इससे संबंधित है, सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से संबद्ध है। हाँ, बी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किसने यह माना है कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है, या किसका मानना है बच्चों? जीएस घुरिये, या डीएन मजूमदार, या योगेंद्र सिंह, या एस.सी. दुबे? किसका मानना है कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है? तो बच्चों ये है योगेंद्र सिंह है, योगेंद्र सिंह का मानना है, योगेंद्र सिंह का मानना है। ओके, सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया प्रत्यक्षवाद तथा कार्ल पापर का आलोचक कौन था? प्रत्यक्षवाद तथा कार्ल पापर का आलोचक कौन था बच्चों? थॉमस कुहन है, थॉमस कुहन, या मम्फोर्ड कून, या जीएल मोरेनो, या रिचर्ड कोबेट? बच्चों प्रत्यक्षवाद तथा कार्ल पापर के आलोचक के रूप में थॉमस कुहन को जाना जाता है। ओके, थॉमस कुहन इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सूची सुमेलित करना है, सूची सुमेलित करना है बच्चों। सामाजिक व्यवस्था किससे संबद्ध होता सकता है? तो एकीकरण से सामाजिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था किससे संबद्ध है? सांस्कृतिक व्यवस्था बच्चों ये तनाव नियंत्रण से है, यानी यहाँ फर्स्ट नंबर होगा, यहाँ फोर्थ नंबर हो जाएगा। ओके, व्यक्तित्व व्यवस्था लक्ष्य प्राप्ति से सेकंड नंबर होगा। जैविक व्यवस्था किससे है? तो यह हो जाएगा अनुकूलन से बच्चों, थर्ड नंबर होगा अनुकूलन। इस तरह पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतितता के प्रस्तावक कौन है? विक्टर एस डिसूजा, या डीपी मुखर्जी, या लुई ड्यूमा,
या डेविड हार्डीमैन सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिकता के प्रस्तावक भारतीय मलिन बस्तियों के लिए कौन है? तो यह बच्चों विक्टर एस डिसूजा है। कौन है? विक्टर एस डिसूजा इज द राइट आंसर। हाँ, ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जब दंपत्ति कानून रूप से अलग अलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र ना हो तो इसे क्या कहा जाता है? तलाक, न्यायिक विच्छेद, तलाक, परित्याग या दाम्पत्य वैवाहिक समापन। बच्चों अगर इस तरह से रहने लगे तो उसे न्यायिक विच्छेदन कहा जाता है। क्यों? जो तलाक होता है, जो हम डिवोर्स करते हैं, उसमें जब तक मुकदमा हमारा फाइनल नहीं हो जाता किसी पक्ष में, तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। या वही बात होती है तो क्या कहेंगे, इसके अलग अलग रह रहे हैं कोर्ट के द्वारा, तो न्यायिक विच्छेद उसे कहा जाएगा। ओके, तो इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है? आंद्रे बेतेई ने, या रॉबर्ट रेडफील्ड ने, या माइकी मैरियट ने, या ऑस्कर लेविस ने? कृषक समाज की अवधारणा का विकास किसने किया है? यह है आपके रॉबर्ट रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जजमानी व्यवस्था की विशेषता है। जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता हो सकती है? पहले विकल्प पढ़िए तब आंसर देना है। पारिश्रमिक का वस्त में भुगतान करना, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों जजमानी व्यवस्था की विशेषता की बात हो रही है। इसमें पारिश्रमिक का वस्त के रूप में भुगतान करना, ये भी होता है जजमानी व्यवस्था में। पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, ये चलता रहता है, ये भी होता है। सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है, इसलिए डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए जनजाति जात सातत्यक मॉडल को अपनाया है? वह कौन है बच्चों जिस सातत्यक मॉडल अपनाया है? क्या एम.एन. श्रीनिवास हैं, या सुरजीत सिन्हा है, या एस ए दोबे हैं, या डी.एन. मजूमदार है? बच्चों जनजातियों की बात हो रही है, यह सुरजीत सिन्हा से संबंधित है। ओके, सुरजीत सिन्हा इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि आगबर्न और निम्बकाप के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? क्या वह सामाजिक नियंत्रण है, या सामाजिक संगठन है, या सामाजिक संस्था है, या फिर समाजीकरण है? बच्चों सामाजिक नियंत्रण होता है। ओके, सामाजिक नियंत्रण इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्याशित समाजीकरण ... को जन्म देता है। तो प्रत्याशित समाजीकरण किसको जन्म देता है? संघर्ष को, या व्यक्तित्व के विघटन को, या मानदंडहीनता को, या ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को जन्म देता है? बच्चों प्रत्याशित समाजीकरण ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को जन्म देता है, इसलिए डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं निरर्थक, या हिंसात्मक, या एकदम अचानक, या सतत? बच्चों सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है, सामान्यतः किस रूप में होता है? ये सतत रूप में होता है बच्चों, कुछ ना कुछ परिवर्तन लगातार होता रहता है। ओके बच्चों, समाज में, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतत। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा? इसमें से कार्ल मार्क्स, राल्फ डेरेनडार्फ, जॉर्ज सिमेल, या कोजर? बच्चों संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? तो यह ए.एल. कोजर ने लिखा है। किसने लिखा है? ए.एल. कोजर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्या इमाइल दुर्खीम ने है, या मैक्स वेबर हैं, या ई.वी. टायलर है, या एस.जे. यानी जेम्स फ्रेजर है? बताइए, आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है धर्म की उत्पत्ति में? बच्चों ई.वी. टायलर है। कौन है? ई.वी. टायलर इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, ई.वी. टायलर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है
कि संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक कौन है? संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले कौन विचारक है? प्रतिनिधि विचारक कौन है? बिडनी है या टायलर है या मैलस्की है या सोरोकिन है? बच्चों, संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक के रूप में सोरोकिन को जाना जाता है। ओके, तो डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, पीए सोरोकिन। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, सूची सुमेलित करना एक तरफ दिया जा रहा है कि भूमिका संबंधित उदाहरण है और दूसरी तरफ उसकी संकल्पनाएं हैं। आइए तो हम लोग साथ में मिलकर सुमेलित करते हैं। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कामकाजी महिला की एक बीमार पुत्री, वह कौन सी भूमिका होगी? वहां कामकाजी महिला की एक बीमार पुत्री, तो वहां कौन सी भूमिका है? भूमिका संघर्ष हो रहा है बच्चों, भूमिका संघर्ष हो रहा है, यहाँ सेकंड नंबर हो जाएगा। सेकंड में सी में कहा जा रहा है, बी में कहा जा रहा है कि हॉकी के पनपते खिलाड़ी की धनराज पिल्लई से होड़, हॉकी के पनपते खिलाड़ी की धनराज पिल्लई से होड़, तो बच्चों क्या होगा? होड़ यानी रोल मॉडल प्ले हो रहा है, तो यहाँ रोल मॉडल हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर होगा। ओके, फोर्थ नंबर होगा। अब यहाँ क्या? कक्षा में अध्यापक का अध्यापन कार्य, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ बच्चों हो जाएगा भूमिका अदा करना। ओके, भूमिका अदा करना होगा, भूमिका अदा करना यहाँ फर्स्ट नंबर होगा। अब यहाँ देखिए कि दवाओं तथा उपकरणों के ग्रामीण डॉक्टरों द्वारा रोगियों का इलाज, यहाँ किससे संबंधित हो रहा है? यहाँ हो जाएगा नकली भूमिका बच्चों, क्योंकि ग्रामीण डॉक्टर हो है ये। ओके, यहाँ थर्ड नंबर होगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही हो रहा है? 2 4 1 3, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, 2 4 1 3। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ क्या पूछा गया, देखिए ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? अगर वर्धमान जटिलता के अनुसार अगर सही अनुक्रम देखते हैं तो पहले क्या आता है बच्चों? पहले आखेट आता है, फिर चारागाही आती है, फिर कृषि आएगी, फिर औद्योगिक रूप आएगा, फिर उत्तर औद्योगिक समाज आएगा। इसलिए सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना लाग लपेट का हम लोग आंसर दे रहे हैं। पहले आखेट युग, फिर चारागाही युग, फिर कृषिक युग, फिर औद्योगिक युग, फिर उत्तर औद्योगिक समाज की बात होती है, इसलिए सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरे तरफ राज्य है, तो बताइए वो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड की है, झारखंड की है। खासी असम की है, खासी असम की है। भील उत्तर प्रदेश की है, मालूम नहीं। संथाल बिहार की है, पश्चिम बंगाल बिहार है बच्चों संथाल। बच्चों भील मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओके, राजस्थान, यही सुमेलित नहीं है। ओके, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी सूची सम्मिलित करना है हम लोगों को। तो अब बताइए उप संस्कृति किससे संबंधित है? उप संस्कृति बच्चों सेना की होगी, यहाँ थर्ड नंबर होगा। विपर्य संस्कृति किससे संबंधित है? हिप्पी संस्कृति, विपर्य संस्कृति फर्स्ट नंबर होगा। संस्कृति का वाहन क्या होगा? संस्कृति का वाहन भाषा होती है बच्चों, भाषा होती सेकंड नंबर होगा। संस्कृति टकराव किससे संबंधित होगी? तो यह अयोध्या राम मंदिर आंदोलन जो है यह संस्कृति टकराव का उदाहरण है। ओके, इसलिए फोर्थ नंबर होगा। अब यहाँ बताइए 3 1 2 4, सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? पशु बलि या शत्रु का रक्त पीना या मानव बलि या नरभक्षिता? सबसे पहले विकसित की बात हो रही बच्चों। बर्बर प्रथा कौन सी थी? ये मानव बल थी बच्चों। पहले तो शत्रु का रक्त, उनको कुछ नहीं, पशु बलि, मानव नरभक्षिता, शत्रु का रक्त पीना, ये अज्ञानता में होता था। जब विकसित हुआ है उसके बाद क्या करते थे? आज भी हमारे किसी न किसी समाज में देखने को मिलता है, मानव बलि, पशु बलि। ओके,
तो बर्बर होने के बाद ये लोग बर्बर तो थे, लेकिन विकसित थोड़ा हुए तो मानव बल चढ़ाते थे। ओके, आज वही पशु बल ही हो गया है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा है? गैमिनशाफ्ट, गैसेलशाफ्ट। हर्बर्ट स्पेंसर की बात हो रही है तो ये तो टानिस से है। प्रस्थित अनुबंध किससे संबंधित है? तो वेबर से है बच्चों। सैनिक समाज, औद्योगिक समाज की बात कौन करता है? तो यह है हर्बर्ट स्पेंसर। यांत्रिक एकता और आंगिक एकता ये दुर्खिम से है। यहाँ करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, यही है हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा है। सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक समाज को क्रांति युक्त समाज माना है? क्रांति युक्त समाज, आधुनिक समाज को किसने माना? उल्रिच बेक ने, या जॉर्ज सिमेल ने, या जिगमंड बाउमैन ने, या एंथोनी गिडेंस ने? बच्चों यह आधुनिक समाज को क्रांति युक्त समाज माना है एंथोनी गिडेंस ने। एंथोनी गिडेंस इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है? प्रत्यय मूलक संस्कृति, अनुभव मूलक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना से कौन संबंधित है? पिट्रिम सोरोकिन, या कार्ल मार्क्स, या मैक्स वेबर, या कार्ल मैनहीम, या टालकार्ट पार्सन्स? यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्यय मूलक संस्कृति, अनुभव मूलक संस्कृति, आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना से कौन संबंधित है? बच्चों ये पी.ए. सोरोकिन संबंधित, पिट्रिम सोरोकिन संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य भी है और स्थानीय क्लब का सदस्य भी है। ऐसी ये सभी परिस्थितियां जो हैं मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण कर रही हैं? परिस्थिति का, या बहुल परिस्थितियों का, या परिस्थित अनुक्रम का, या परिस्थित समुच्चय का? किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों? कितनी परिस्थितियों को वह रोल कर रहा है, यह परिस्थित समुच्चय हो जाएगा। एक ही व्यक्ति इतने रोल को अदा कर रहा है तो क्या होगा? परिस्थित समुच्चय होगा, इसलिए डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अग्रिम संगठन प्रतिमान जिनके प्रत्ययों का परिणाम था तो कौन है? ब्रूस जॉयसी हैं, या डेविड आसुबेल हैं, या जॉन आसुबेल हैं, या जायसी एवं ह्यूल है बच्चों? तो अग्रिम संगठन प्रतिमान किनके प्रत्ययों का परिणाम था? तो बच्चों डेविड आसुबेल के प्रत्ययों का परिणाम था, डेविड आसुबेल के प्रत्ययों का। ओके, तो बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? विल्फ्रेड पेरेटो ने, या जी मुस्का ने, या सी राइट मिल्स ने, या टीवी बॉटोमोर ने? समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? यह है जी मुस्का ने विकसित किया है। जी मुस्का इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया है? मार्क संप्रत्यय योगेंद्र सिंह ने, या डी.एन. मजूमदार ने, या नीरा देसाई ने, या एल.पी. विद्यार्थी ने? बच्चों तो मार्क भारतीय संस्कृति के अपने विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग जिसने किया है वह है डी.एन. मजूमदार। डी.एन. मजूमदार इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी.एन. मजूमदार। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है? तो अभौतिक संस्कृति की अवधारणा बच्चों यह है आगबर्न की। किसकी है? आगबर्न इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी सूची सुमेलित करना है, आइए हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसकी है? यह आगबर्न की है। किसकी है? आगबर्न, 4th नंबर होगा। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह अवधारणा किसकी है? यह हर्स्कोविट्ज का है, यानी 3rd नंबर होगा। यहाँ 4, यहाँ 3 हो गया। संस्कृति के प्रकट और अप्रकट तत्व की बात कौन करता है? यह है क्लूखोन बच्चों, क्लूखोन है। ओके, क्लूखोन यानी 2nd नंबर होगा।
और अवैयक्तिक और अधिसावयवी की बात कौन करता है? तो यह है क्रोबर है। ओके, क्रोबर है, एल क्रोबर फर्स्ट नंबर होगा। तो 4 3 2 1, 4 4 3 2 1। बच्चों यहाँ हम अगर देखते हैं, यहाँ विकल्प थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है छपने में। तो यहाँ 4 4 3 2 1, ये करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 4 3 2 1, ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी सूची सुमेलित है बच्चों। अब आइए देखते हैं कि अपने वंशानुक्रम समूह के बाहर से जीवन साथी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। तो इस तरह का विवाह कैसा, किस तरह का विवाह होगा? तो बच्चों ये बहिर्विवाह, क्योंकि समूह के बाहर से हो रहा है तो किसका होगा? बहिर्विवाह हो जाएगा। कौन सा विवाह होगा? बहिर्विवाह, यानी सेकंड नंबर होगा। उच्च जात की स्त्री निम्न जात के पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। प्रतिलोम, यानी फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर होगा। और सी में कहा जा रहा है अपनी जात के अंदर ही विवाह करना अनुलोम विवाह होगा बच्चों। अंतर विवाह, सॉरी बच्चों, अंतर विवाह, अनुलोम विवाह कैसे हो सकता है? ओके, अनुलोम विवाह यानी फोर्थ नंबर होगा। और उच्च जात के पुरुष निम्न जात की स्त्री से विवाह अनुलोम विवाह होता है। ओके, यहाँ थर्ड नंबर हो जाएगा। तो 2 2 1 4 3, डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ओके, डी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है, अंकल शब्द क्या है? एक वर्गात्मक संज्ञा है, या विरोधाभासी संज्ञा है, या विशिष्टात्मक संज्ञा है, या संकुचित संज्ञा है? अंकल शब्द बच्चों वर्गात्मक, एक वर्ग में आएंगे ना अंकल, यानी चाचा। ओके, वर्गात्मक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? पितृसत्तात्मक सिद्धांत वेस्टर मार्क ने, या सर हेनरी मैन ने, या एल.एच. मॉर्गन ने, या फिर फ्रेजर ने? परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यह है सर हेनरी मैन इज द राइट आंसर। सर हेनरी मैन ने प्रतिपादित किया पितृसत्तात्मक सिद्धांत को परिवार की उत्पत्ति में। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है, यह क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, या आर्ष विवाह? बच्चों ऐसे विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। ओके, दैव विवाह इज द राइट आंसर, देव विवाह। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? क्या टोडा नातेदारी में, या भील नातेदारी में, या गारो नातेदारी में, या हो नातेदारी में? बच्चों तो किस नातेदारी संगठन में मातृवंशीय व्यवस्था विद्यमान है? तो बच्चों गारो नातेदारी में ऐसी व्यवस्था विद्यमान रहती है। ओके, गारो नातेदारी में। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जात, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किस शहर में किया है? चंडीगढ़ शहर, मैसूर शहर, जयपुर शहर, या दिल्ली शहर? तो बच्चों ये जो विश्लेषण किया है विक्टर एस डिसूजा ने चंडीगढ़ शहर से किया है। ओके, चंडीगढ़ शहर में किया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम अंतर जातीय विवाह की मान्यता प्रदान करता है? क्या हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है वह, या बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 है, या विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है? बच्चों यह जो पूछा जा रहा है कि अंतर जातीय विवाह की मान्यता कौन सा अधिनियम प्रदान करता है, तो वह है विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दिया है? एल.एच. मॉर्गन ने, या ए.बी. टायलर ने, या बेकोफेन ने, या मैलोस्की ने क्रमिक परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास की विचारधारा की अवधारणा किसने दिया है? बच्चों एल.एच. मॉर्गन ने दिया। किसने दिया है? एल.एच. मॉर्गन इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला पाई जाती है? कन्यादान, प्रजापत्य, विवाहवन, पाणिग्रहण, सप्तपदी। बच्चों प्रजापत्य तो विवाह का रूप है। ओके, अनुष्ठानों की बात हो रही थी, इसमें कन्यादान होगा, विवाह हवन होगा, पाणिग्रहण होगा और सप्तपदी होगा। ACDE, ACDE, सी केवल आपका करेक्ट आंसर होगा। ACDE, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा खुली स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? खुली स्तरीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा खुली स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत है? निर्जातिकता, या जात, या वर्ग, या धर्म। बच्चों खुला स्तरीकरण व्यवस्था का संकेत वर्ग में होता है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर, वर्ग है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? किसने इन दो मॉडलों के रूप को दिया बच्चों? लोई ड्यूमा है, या AR देसाई हैं, या मैकिम मैरियट है, या आंद्रे बेतेई। बच्चों वह कौन है? तो यह आंद्रे बेतेई है। डी इज द राइट आंसर, आंद्रे बेतेई। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? बंद स्तरीकरण मुस्लिम समाज में, या हिंदू समाज में, या ईसाई समाज में, या आदिवासी समाज में बंद स्तरीकरण की बात यहाँ हो रही है? बच्चों सबसे ज्यादा हिंदू समाज में देखने को इसका उदाहरण मिलता है बंद स्तरीकरण का, इसलिए बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण किससे होता है? व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण किससे होता है बच्चों? उसके व्यवसाय द्वारा, या उसके जन्म द्वारा, या उसकी जाति द्वारा, या उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण बच्चों किसके द्वारा होता है? तो उसके व्यवसाय द्वारा होता है। ओके, उसके व्यवसाय द्वारा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ ए हो जाएगा, व्यवसाय। ओके, अब आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल है। इस आखिरी सवाल में क्या पूछा जा रहा है? ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है और समय रहते आंसर भी देना है। तो आइए देखते हैं। भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय कौन कौन से हैं? असमानता, जाति असमानता उन्मूलन, शिक्षा बिल्कुल सही है, अंतर्विवाह को प्रोत्साहन ये भी सही है, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। तो अब यहाँ बताइए कौन कौन से उपचारात्मक उपाय में शामिल हो सकता है भारत में? बच्चों सभी शामिल हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अपने राइट टाइम कल शाम 4 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।